नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये असल में भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर लिखी गई एक किताब की भूमिका है। हमारा मिशन है इस भूमिका के जरिए ये समझना कि भाई इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को बनाने के पीछे लेखक की सोच क्या थी और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत हमें सीधे लेखक के नजरिए से मिलाता है। वो इस मुश्किल जटिल प्रक्रिया को शब्दों में कैसे पिरोना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और इसमें ना शुरुआत में ही एक काफी दिलचस्प बात सामने आती है। लेखक का इरादा असल में सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं था। उनकी जो मूल योजना थी वो तो कहीं ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल, ये पढ़कर तो मैं भी थोड़ी हैरान हुई। मतलब लेखक शुरू में ये सोच रहे थे कि एक ही किताब में संवैधानिक मुद्दे तो हुए ही, साथ में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो शुरुआती भूमिका थी, हाँ, हिंदू कानून में सुधार जैसे सामाजिक मुद्दे और यहाँ तक कि नदी तटवर्ती अधिकारों जैसे विषय भी, सब एक में। जरा सोचिए कितना फैला हुआ कैनवस था ये। हाँ, काफी महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन फिर व्यवहारिकता सामने आई और यहीं पर एक अहम बात है। लेखक को शायद एहसास हुआ कि इतने अलग अलग और भारी विषयों को एक साथ लाना मतलब वो शायद मुमकिन नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो रहा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र वाला हिस्सा था और दूसरे जो गैर संवैधानिक मामले थे, उस पर जो भी सामग्री तैयार हुई थी उसको बाद में अलग से छापने के लिए रख दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बड़ी योजनाएं भी जमीनी हकीकत और व्यावहारिक सीमाओं से टकराती हैं और ये चुनाव तय करते हैं कि आगे चलकर इतिहास को कैसे देखा जाएगा। और इसी स्रोत में प्रकाशन में हुई देरी का भी जिक्र है। लेखक ने उसके लिए खेद भी जताया है। पर क्या आपको लगता है कि इस देरी से मतलब क्या इन दस्तावेजों का महत्व कम हो गया होगा समय के साथ? देखिए, ये सवाल तो उठता है, लेकिन लेखक का खुद का मानना था और स्रोत भी यही इशारा करता है कि जो संविधान निर्माण के अलग-अलग चरणों से जुड़े ज्ञापन थे, जो टिप्पणियां थीं, हाँ, वो अपने आप में स्थायी महत्व रखती हैं। देरी हुई, ठीक है, लेकिन उनका मानना था कि ये दस्तावेज हमेशा ही स्थायी मूल्य और रुचिकर रहेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये दस्तावेज उस वक्त की जो सोच थी, जो बहसें थीं, जो निर्णय लिए गए, उनको उनके मूल रूप में सहेजते हैं। सही बात है। ये तो भविष्य के लिए एक तरह का कच्चा माल है, बिल्कुल। जिनसे इतिहासकार अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और फिर एक और क्या कहते हैं, वाकई दिलचस्प पहलू सामने आता है इस किताब में। भारत और ब्रिटेन के बीच एक संधि का मसौदा भी शामिल किया गया था। हाँ, ये भी था। इसे ब्रिटेन की युद्ध के बाद की नीतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। हालांकि बाद में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे अनावश्यक मान लिया गया। हाँ, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो इस मसौदे का शामिल होना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, भले ही वो अनावश्यक समझा गया। कैसे? ये उस संक्रमण काल की अनिश्चितताओं को दिखाता है, उसकी जटिलताओं को, कि उस वक्त के नेता और नीति निर्माता कैसे अलग-अलग संभावनाओं के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ, ये तो है। भले ही ये संधि कभी हकीकत नहीं बनी, लेकिन जैसा कि स्रोत में लिखा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रुचिकर दस्तावेज तो है ही, ये उस दौर की सोच का एक रिकॉर्ड है। मतलब जो नहीं हुआ वो भी इतिहास का हिस्सा है एक तरह से। बिल्कुल। ये क्या हो सकता था वाली बातें इतिहास की हमारी समझ को और गहरा करती हैं। तो कुल मिलाकर ये भूमिका हमें ये बताती है कि किताब के जो अध्याय हैं वो संविधान सभा ने जो प्रक्रिया अपनाई थी उसी का अनुसरण करते हैं। हाँ, उसी क्रम में। शुरुआत होती है उद्देश्य प्रस्ताव से। हाँ, मतलब वो बुनियादी सिद्धांत और लक्ष्य जिनके आधार पर पूरा संविधान बनना था। हाँ। और फिर जो अलग अलग समितियां थी, जैसे संघ संविधान समिति। हाँ, या प्रांतीय संविधान समिति, उन्होंने अलग अलग हिस्सों पर जो चर्चा की उसका विवरण आता है। बिल्कुल। ये जो संरचना है, इससे हमें संविधान निर्माण की वो व्यवस्थित कदम दर कदम आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया समझ आती है, जैसा कि इस दस्तावेज के लेखक ने उसे देखा और शायद प्रस्तुत करने का इरादा किया था। ये दिखाता है कि कैसे एक इतने बड़े और जटिल काम को हिस्सों में बांटा गया और समितियों के जरिए आगे बढ़ाया गया। ये लेखक का उस पूरी प्रक्रिया को एक लॉजिकल, एक तार्किक ढांचे में रखने का प्रयास था। तो इस डीप डाइव से हमने एक तरह से ये देखा कि कैसे किसी ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण का जो बड़ा आइडिया होता है वो व्यावहारिक चुनौतियों से टकराता है। हाँ, कैसे छपाई में देरी के बावजूद मूल सामग्री का महत्व बना रह सकता है और कैसे इतिहास के वो हिस्से भी मायने रखते हैं जो कभी हकीकत नहीं बन पाए, जैसे वो संधि वाला मसौदा। बिल्कुल सही।
और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या? जैसे हमने देखा संयुक्त राष्ट्रों में भारत की भूमिका और हिंदू कानून सुधार जैसे विषयों को इस किताब से अलग कर दिया गया था, है ना? हाँ। तो जरा सोचिए, अगर वो हिस्से संविधान वाली किताब के साथ ही छप जाते या शायद उससे भी पहले आ जाते, तो आजादी के ठीक बाद के भारत की इतिहास और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में हमारी समझ पर क्या कुछ अलग असर पड़ता? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई अलग दृष्टिकोण उभर सकता था? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।